तो चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की और उसके सबसे प्रसिद्ध शासक की। एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देती है। एक ऐसा सम्राट जिसने सब कुछ जीतने के बाद युद्ध को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। देखिए इस शानदार बैल को। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। भारत के जो कई शक्तिशाली प्रतीक आज हम देखते हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पुराने एक बहुत बड़े साम्राज्य में हैं। ये मौर्य काल की कला का एक बेहतरीन नमूना है, जो उस दौर की ताकत और हुनर की कहानी कहता है। अच्छा, एक सवाल। ये जो हमारे नोटों पर, सिक्कों पर, हर सरकारी दस्तावेज पर 4 शेरों वाली आकृति दिखती है, हमारा नेशनल एम्बलम, कभी सोचा है कि ये आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के दौर में। तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की। फिर अशोक के एक खूंखार विजेता से एक महान शासक बनने के सफर को जानेंगे। देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था, उस जमाने में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, और आखिर में इस साम्राज्य ने हमें विरासत में क्या दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 2300 साल पहले का भारत। ये एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के उदय की जमीन तैयार हो रही थी। और इसी उथल-पुथल के बीच सीन में एंट्री होती है एक नौजवान की, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके साथ थे उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी सारी सीख अर्थशास्त्र नाम की किताब में लिखी, जो कि गवर्नेंस पर एक मास्टर क्लास है। इन दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका, सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी। अब कहानी आगे बढ़ती है चंद्रगुप्त के पोते अशोक तक, वो नाम जो मौर्य वंश का सबसे बड़ा नाम बना। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत एक नायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी विजेता के तौर पर हुई, जो अपने साम्राज्य को किसी भी कीमत पर फैलाना चाहता था। अशोक की जिंदगी और पूरे साम्राज्य के इतिहास को एक ही घटना ने हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग यानी आज का तटीय उड़ीसा उस वक्त एक आज़ाद और बहुत ही खुशहाल राज्य था। इस युद्ध में क्या हुआ, इसका अंदाज़ा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए। 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी तबाही रही होगी। ये जो खून खराबा था, इसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद अशोक ने अपने एक शिलालेख में लिखवाई। उन्होंने लिखा कि इस विनाश को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख और पछतावा हुआ, और बस उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब वो शस्त्रों से नहीं बल्कि धम्म विजय यानी दिलों को जीतकर शासन करेंगे। तो बस यहीं से अशोक की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। और ये सिर्फ अशोक का व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, ये पूरे साम्राज्य के शासन करने के तरीके में एक क्रांति थी। तलवार के जोर पर राज करने का रास्ता छोड़कर अब उन्होंने एक नैतिक रास्ते से लोगों को जोड़ने का फैसला किया। तो सवाल उठता है, आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। ये असल में एक मॉरल कोड था, एक सामाजिक आचार संहिता। इसके सिद्धांत बहुत सरल थे। बड़ों का आदर करो, नौकरों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो, हर जीव पर दया करो। एक तरह से ये ब्रूट फोर्स की जगह सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल था। और यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है, क्या अशोक का धम्म ही बौद्ध धर्म था? जवाब है नहीं। अशोक पर्सनली बौद्ध धर्म को मानते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका धम्म एक पब्लिक पॉलिसी थी जो हर धर्म के इंसान पर लागू होती थी। धम्म का मकसद सामाजिक शांति था, जबकि बौद्ध धर्म का लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। तो ठीक है, अशोक के पास एक मैसेज था, पर वो इसे इतने बड़े साम्राज्य में फैलाएंगे कैसे? कोई इंटरनेट या टीवी तो था नहीं। तो उन्होंने पत्थरों को अपना सोशल मीडिया बना लिया। उन्होंने चट्टानों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाए। ये नक्शा देखिए, ये लाल बिंदु दिखाते हैं कि ये शिलालेख कहाँ-कहाँ मिले हैं।
अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। सिर्फ पत्थर पे लिखने से काम नहीं चलता, तो अशोक ने एक स्पेशल पोस्ट बनाई, धम्म महामात। ये कौन थे? ये खास तरह के मिनिस्टर्स थे जिनका काम ही यही था कि वो जगह जगह जाएं, लोगों से मिलें और उन्हें धम्म के बारे में सिखाएं, समझाएं। एक तरह से ये सम्राट के मॉरल एम्बेसडर्स थे। चलिए अब अशोक की फिलॉसफी से हटकर जरा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं। आखिर इतना बड़ा एम्पायर चलता कैसे था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी शाही मशीनरी कैसी थी? देखिए, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का ऑर्गेनाइज था। टॉप पर थे सम्राट, जो अपने राजधानी पाटलिपुत्र से सब कुछ कंट्रोल करते थे। फिर पूरे एम्पायर को बांटा गया था प्रांतों में, यानी प्रोविंसेस में, जहां के गवर्नर अक्सर राजघराने के राजकुमार ही होते थे। जिला स्तर पर राजुक और युक्त जैसे अधिकारी टैक्स वसूलते और कानून व्यवस्था देखते थे। और हाँ, इन सब पर नजर रखने के लिए एक बहुत ही तगड़ा जासूसी सिस्टम भी था। अच्छा, हमें ये सब पता कहाँ से चला? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है एक किताब, इंडिका। इसे लिखा था मेगास्थेनीज ने, जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त के दरबार में। सोचिए, एक फॉरेनर का अकाउंट जो हमें एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव देता है। ये बहुत कीमती जानकारी है। चलिए, अब राजा महाराजाओं और एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर जरा आम आदमी की जिंदगी में झांकते हैं। मौर्य काल में गांव और शहर कैसे थे, इकोनॉमी कैसे चलती थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को ताकत दी? उस जमाने में ज्यादातर आबादी तो गांव में ही रहती थी। गांव का जो हेडमैन होता था उसे कहते थे ग्राम भोजक। खेती में लोहे के फाल के इस्तेमाल से एक क्रांति आ चुकी थी। शहरों में खास तरह के कुएं मिले हैं जिन्हें रिंग वेल्स कहते हैं, और एक खास किस्म के काले चमकदार मिट्टी के बर्तन भी, जिन्हें NBPW कहते हैं। ये सब एक उन्नत शहरी जीवन का संकेत देते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो करेंसी आ चुकी थी। ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, इन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज थी श्रेणी। ये क्या थी? आप इन्हें आज के ट्रेड यूनियंस या गिल्ड समझ सकते हैं। कारीगरों और व्यापारियों के अपने अपने संगठन, जो बैंक की तरह भी काम करते थे। ये बहुत पावरफुल होती थीं। और ये ट्रेड सिर्फ देश के अंदर नहीं होता था। मौर्य साम्राज्य इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का एक अहम हिस्सा था। नक्शे को देखिए, तक्षशिला जैसे शहर सेंट्रल एशिया के लिए एक गेटवे की तरह थे। उत्तर पश्चिम से कंबल आते थे तो दक्षिण भारत से सोना, और यही व्यापार साम्राज्य की समृद्धि की रीढ़ था। अब जैसा कि होता है, हर महान साम्राज्य का एक अंत भी होता है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, और सबसे जरूरी, वो अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है? अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे और धीरे धीरे एम्पायर कमजोर पड़ने लगा। करीब 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। कहानी खत्म, लेकिन लेगेसी वो आज भी जिंदा है। अशोक के 33 से ज्यादा शिलालेख आज भी मौजूद हैं, और सारनाथ का उनका सिंहास्तंभ वो आज हमारे आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अशोक ने हजारों साल पहले ये समझ लिया था कि असली जीत हथियार से नहीं, बल्कि दिलों को जीतने से होती है। अगर आज की दुनिया के लीडर्स बल प्रयोग की जगह अशोक की धम्म की पॉलिसी अपना लें, तो ये दुनिया कैसे होगी, सोच कर देखिएगा।